एक पेंगुइन अकेला अपने झुंड से अलग, न वह भोजन की तलाश में है, न सुरक्षा की ओर बढ़ रहा है, न सुख की किसी स्पष्ट दिशा में, बस चलता हुआ। लाखों लोगों ने ये दृश्य देखा और कुछ बेचैनी महसूस की। इसलिए नहीं कि वे पेंगुइन को समझ पाए, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने भीतर की एक प्रवृत्ति पहचान ली। वो प्रवृत्ति जो तब भी चलती रहती है जब प्लेजर प्रिंसिपल काम करना बंद कर देता है। राइटर इसी बिंदु से इस पुस्तक की शुरुआत करते हैं। वे एक असहज सवाल उठाते हैं, अगर मनुष्य सिर्फ सुख चाहता है तो वह दुख को क्यों दोहराता है? अगर हमारा मन प्लेजर प्रिंसिपल से चलता है तो फिर रेपिटेशन क्यों? घावों की रेपिटेशन, आघात की रेपिटेशन, वही रास्ते, वही गलतियां, वही पीड़ा, वही चलना बार बार। राइटर इसे कहते हैं कंपल्शन टू रिपीट। ये वो शक्ति है जो सुख की परवाह नहीं करती, जो सीखने से पहले दोहराने पर जोर देती है। यही से राइटर एक और साहसिक विचार सामने रखते हैं, लाइफ ड्राइव्स, जो जीवन को बनाए रखती है और उनके पीछे चुपचाप काम करती है। डेथ ड्राइव्स, डेथ ड्राइव्स मृत्यु की इच्छा नहीं है, ये जीवन से भागना नहीं है, ये तनाव को समाप्त करने की एक गहरी अचेतन प्रवृत्ति है। एक ऐसी प्रवृत्ति जो हमें कभी कभी आगे नहीं, पीछे की ओर खींचती है, किसी पुरानी अवस्था की ओर, किसी शांत बिंदु की ओर। यह पुस्तक इस संघर्ष को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। प्लेजर प्रिंसिपल और रेपिटेशन के बीच, लाइफ ड्राइव्स और डे ड्राइव्स के बीच। यह कोई आसान किताब नहीं है। यह आपको प्रेरित नहीं करती, यह आपको दिलासा नहीं देगी, यह आपको सोचने पर मजबूर करेगी। एक यात्रा है सुख से आगे की। यह है बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल, सिगमंड फ्रॉयड द्वारा। साइकोएनालिसिस में हम आमतौर पर यह मान लेते हैं कि मन की प्रक्रियाएं अपने आप प्लेजर प्रिंसिपल से चलती है। इसका अर्थ यह है कि हर मानसिक प्रक्रिया किसी न किसी असहजता से शुरू होती है, एक तनाव से, एक बेचैनी से, और फिर वो प्रोसेस एक रास्ते पर आगे बढ़ती है जहां अंत में उस तनाव में कमी आ जाए। यानी मन स्वाभाविक रूप से दुख से बचना चाहता है और सुख की ओर बढ़ना चाहता है। जब हम मानसिक प्रक्रियाओं को इस दृष्टि से देखते हैं कि वे कैसे आगे बढ़ती है, तो हम एक खास दृष्टिकोण अपनाते हैं। फ्रॉयड इसे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव कहते हैं। इसका मतलब है मन के भीतर मौजूद ऊर्जा, तनाव और उनकी मात्रा पर ध्यान देना। यदि हम इकोनॉमिक पहलू के साथ साथ टॉपिकल और डायनामिक पहलू को भी देखें, तो हमें लगता है कि ये सबसे पूरा और संतुलित तरीका है जिससे अभी मन को समझा जा सकता है। इसी कारण इस तरह के अध्ययन को मेटा साइकोलॉजिकल कहा जाता है। यह हमारे लिए यह सवाल महत्वपूर्ण नहीं है कि प्लेजर प्रिंसिपल किसी पुराने दार्शनिक विचार से आया है या नहीं। हम इस कंक्लूजन तक किसी फिलोसॉफी को दोहराते हुए नहीं पहुंचेंगे। हम यहाँ तक पहुंचते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने अपने काम में रोज रोज ऐसे ही फैक्ट्स देखे हैं। साइको एनालिसिस का उद्देश्य न तो नया दिखना है और न ही सबसे पहले होना। जिन एक्सपीरियंस के आधार पर प्लेजर प्रिंसिपल को माना गया है वे इतने जनरल और क्लियर है कि उन्हें नज़रअंदाज करना कठिन है। फिर भी यदि कोई फिलोसोफर या साइकोलॉजिस्ट थ्योरी हमें यह समझा सके कि प्लेजर और अनप्लेजर असल में होते क्या है, तो हम उसके आभारी होंगे। दुर्भाग्य से अब तक ऐसा कोई संतोषजनक उत्तर हमें नहीं मिला। यह मन का सबसे अंधेरा क्षेत्र है, सबसे कम समझ में आने वाला, और हालांकि हम इससे बच नहीं सकते, फिर भी हमें यहाँ बहुत सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। काफी सोच विचार के बाद हम एक अनुमान तक पहुंचते हैं। हम ये मानते हैं कि प्लेजर और अनप्लेजर मन के भीतर मौजूद एक्साइटेशन की मात्रा से जुड़े हैं।
सीधे सीधे नहीं पर जुड़े हुए हैं। जब एक्साइटेशन बढ़ती है तो अनप्लेजर पैदा होता है, और जब एक्साइटेशन घटती है तो प्लेजर महसूस होता है। यह कोई साधारण गणित नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि जितनी ज़्यादा एक्साइटेशन यानी एक्साइटमेंट, उतना ही ज़्यादा प्लेजर या पेन। पॉसिबली ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किस टाइम पीरियड में एक्साइटेशन कितनी तेज़ी से बढ़ती है या घटती है। यह एक्सपेरिमेंट्स भविष्य में मदद कर सकते हैं। अभी के लिए हम एनालिस्ट को इस विषय में बहुत आगे बढ़ना नहीं चाहिए। फिर भी हमें एक सुखद आश्चर्य होता है जब हम देखते हैं कि फ्रेंचर जैसे वैज्ञानिक ने प्लेजर और अनप्लेजर को लगभग इसी तरह समझा था। फ्रेंचर ने कहा था कि जब कोई मानसिक प्रक्रिया स्टेबिलिटी की ओर बढ़ती है तो प्लेजर होता है, और जब वो स्टेबिलिटी से दूर जाती है तो अनप्लेजर होता है। इन दोनों के बीच एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ न खास प्लेजर होता है और न खास अनप्लेजर। यही फैक्ट हमें यह मानने के लिए प्रेरित करती है कि मन की एक बुनियादी कोशिश हमेशा यही रहती है, एक्साइटेशन को कम से कम रखा जाए या कम से कम स्थिर रखा जाए। जो भी चीज़ एक्साइटेशन बढ़ाती है वो मन के लिए असुविधाजनक बन जाती है, और इसीलिए वो अनप्लेजरेबल लगती है। यही से प्लेजर प्रिंसिपल पैदा होता है। हालांकि और गहराई से देखने पर हमें यह भी मानना पड़ता है कि प्लेजर प्रिंसिपल हमेशा मन पर पूरी तरह हावी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हमारे ज़्यादातर मानसिक प्रोसेसेस सुखद होते, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं कहता। असल सच्चाई ये है कि प्लेजर प्रिंसिपल मन के भीतर एक बहुत शक्तिशाली प्रवृत्ति है, लेकिन उसके रास्ते में और भी शक्तियाँ हैं, और इसी कारण हर बार अंत में प्लेजर नहीं मिलता। एक स्थिति है जो बहुत समय से पहचानी जा चुकी है। यह स्थिति तेज झटके, रेल एक्सीडेंट्स और जीवन को सीधे खतरे में डाल देने वाली घटनाओं के बाद पैदा होती है। इसे ट्रॉमेटिक न्यूरोसिस कहा जाता है। हाल ही में समाप्त हुए युद्ध ने इस तरह के मामलों की संख्या बहुत बढ़ा दी, और इसी कारण यह धारणा भी समाप्त हो गई कि यह समस्याएं सिर्फ नर्वस सिस्टम को शारीरिक नुकसान पहुंचाने से होती है। ट्रॉमेटिक न्यूरोसिस के लक्षण कई मामलों में हिस्टेरिया जैसे होते हैं, यानी शरीर से जुड़े अजीब मोटर सिम्टम्स, लेकिन इसके साथ साथ इसमें गहरा मानसिक कष्ट भी होता है। ऐसा कष्ट जो हाइपोकोंड्रिया या मेलानकोलिया जैसी स्थितियों में दिखता है। और इसके अलावा एक और बात साफ दिखाई देती है, व्यक्ति की पूरी मानसिक क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है, जैसे मन थक गया हो। अब तक कोई भी व्यक्ति न तो वॉर न्यूरोसिस को पूरी तरह समझ पाया है और ना ही शांति के समय होने वाली ट्रॉमेटिक न्यूरोसिस को। युद्ध के मामले में एक बात बहुत अजीब लगती है, कई बार बिल्कुल वही लक्षण तब भी दिखाई देते हैं जब कोई सीधा शारीरिक झटका लगा ही नहीं होता। सामान्य ट्रॉमेटिक न्यूरोसिस में दो बातें खास तौर पर ध्यान खींचती है। पहली, असल कारण घटना सुखद नहीं, बल्कि वो अचानक आया हुआ शौक होता है, वो पल जब व्यक्ति तैयार नहीं होता। दूसरी बात, अगर उसी समय कोई शारीरिक चोट भी लगती है तो कई बार न्यूरोसिस उतनी आसानी से विकसित नहीं होती। यहाँ हमें तीन शब्दों को अलग अलग समझना होगा: फियर, ड्रेड और फ्राइट। अक्सर इन्हें एक ही अर्थ में इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन ये अलग है। फियर एक अंदरूनी अवस्था है। डर यह खतरे की आशंका होती है, तैयारी होती है, भले ही खतरा साफ न हो। ड्रेड किसी खास चीज से डरने को कहते हैं, डर का एक स्पष्ट कारण होता है। लेकिन फ्राइट कुछ और है। फ्राइट में सबसे जरूरी चीज है सरप्राइज, अचानकपन, बिना तैयारी के खतरे में पड़ जाना। राइटर का मानना है कि फियर अपने आप में ट्रॉमेटिक न्यूरोसिस पैदा नहीं करता। फियर के भीतर एक सुरक्षा होती है, वह हमें फ्राइट से बचाता है, और इसी कारण फ्राइट से पैदा होने वाली न्यूरोसिस भी
हम इस बात पर बाद में फिर लौटेंगे। अगर हमें मन की गहरी प्रक्रियाओं को समझना है तो एक रास्ता सबसे भरोसेमंद है, ड्रीम्स, सपने। ट्रॉमेटिक न्यूरोसिस से पीड़ित लोगों के सपनों की खास बात होती है। उनके सपने बार बार उन्हें उसी दुर्घटना के पल में वापस ले जाते हैं और वे फिर से डर के साथ नींद से जाग जाते हैं। अजीब बात यह है कि लोग इस बात पर बहुत कम आश्चर्य करते हैं। आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि यह घटना इतनी गहरी थी कि वो नींद में भी मन पर हावी रहती है। कहा जाता है कि व्यक्ति मानसिक रूप से उस ट्रॉमा से जुड़ गया है। साइकिक फिक्सेशन। ऐसे फिक्सेशन हमें हिस्ट्रिया में पहले से ही दिखती रही है। ब्रियर और फ्रियोड ने 1893 में कहा था कि हिस्ट्रिक्स असल में अपनी यादों से पीड़ित होते हैं। वॉर न्यूरोसिस में भी फेरेंसिस और साइमल जैसे ऑब्जर्वर्स ने दिखाया है कि कई मोटर सिम्टम्स ट्रॉमा के उसी पल से जुड़े रहते हैं। लेकिन एक बात पर ध्यान देना जरूरी है, ट्रॉमेटिक न्यूरोसिस से पीड़ित लोग जागते समय अक्सर उस घटना के बारे में सोचना ही नहीं चाहते। वे उससे बचना चाहते हैं। इसीलिए मान लेना कि सपने अपने आप उन्हें ट्रॉमा में लौटा ले जाते हैं। ड्रीम्स की प्रकृति को गलत समझना होगा। सपनों का काम अक्सर यह होता है कि वे स्वस्थ समय की तस्वीरें दिखाए या भविष्य में स्वस्थ होने की आशा को दिखाए। अगर एक्सीडेंट न्यूरोसिस वाले लोगों के सपने हमें ड्रीम्स के विश फुलिंग स्वभाव पर शक करने पर मजबूर नहीं करते, तो दो संभावनाएं बचती है। या तो इस रोग में ड्रीम फंक्शन अस्त व्यस्त हो जाती है, या फिर हमें ईगो के भीतर मौजूद कुछ रहस्यमय मैसोकिस्टिक टेंडेंसीज की ओर देखना होगा, आत्मपीड़ित टेंडेंसीज की ओर। अब मैं ट्रॉमेटिक न्यूरोसिस के इस अंधेरे विषय को कुछ देर के लिए छोड़ देना चाहता हूँ और मन को समझने के लिए एक और रास्ता अपनाना चाहता हूँ, एक ऐसा रास्ता जो ज़्यादा सरल है। मैं बात कर रहा हूँ बच्चों के खेल की। बच्चों के खेल पर हाल ही में कई सिद्धांतों को इकट्ठा करके साइकोएनालिस्टिक्स के रूप से जांचा गया है। एस प्राइफर ने इमागो पत्रिका में इस पर लिखा है। इन थेरीज का उद्देश्य यह समझना है कि बच्चे खेलते क्यों हैं, लेकिन इनमें कमी है। ये इस बात पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते कि बच्चा खेल के जरिए प्लेजर कैसे पाता है। मैं यहाँ सभी एग्जाम्पल्स की चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन एक अवसर पर मैंने एक छोटे बच्चे का खेल बहुत ध्यान से देखा। बच्चा लगभग 1.5 साल का था। यह पहला खेल था जो उसने खुद बनाया था। मैं कुछ हफ्तों तक उस बच्चे और उस माता पिता के साथ एक ही घर में रहा, इसलिए यह कोई एक पल की ऑब्जर्वेशन नहीं थी। काफी समय बाद उस बच्चे का बार बार दोहराया जाने वाला व्यवहार मुझे समझ में आया। बच्चा बहुत तेज दिमाग वाला नहीं था। 1.5 साल की उम्र में वो सिर्फ कुछ शब्द बोल पाता था और कुछ आवाजें जो घर के लिए समझ जाते थे। वो अपने माता पिता और घर की मेड के साथ अच्छा व्यवहार करता था। रात में माता पिता को परेशान नहीं करता था, और जब उसकी माँ घंटों के लिए घर से बाहर जाती थी तो वो रोता भी नहीं था। लेकिन उसकी एक आदत थोड़ी परेशान करने वाली थी। वो जो भी छोटी चीज उसके हाथ लगती उसे दूर फेंक देता था, कभी बिस्तर के नीचे, कभी कमरे के कोने में। खिलौने इकट्ठा करना आसान नहीं होता था। ये करते समय वो खुश दिखाई देता और एक लंबी आवाज निकालता था। माँ और मैंने दोनों ने महसूस किया कि सिर्फ आवाज नहीं थी, ये शब्द था, फोर्ट, यानी चला गया। पिछले 25 वर्षों के गहन कार्य के बाद साइकोएनालिसिस के तत्काल लक्ष्य अब पहले जैसे नहीं रहे। शुरुआत में एनालिस्ट की उम्मीद बहुत सीमित थी, लिमिटेड थी। वो सिर्फ इतना कर सकता था कि पेशेंट के अनकॉन्शियस को समझे, जिसके बारे में पेशेंट खुद कुछ नहीं जानता था। फिर उन बिखरे हुए तत्वों को एक अर्थपूर्ण रूप में जोड़े और सही समय पर उसे पेशेंट के सामने रख दे। उस समय साइकोएनालिसिस मुख्य रूप से इंटरप्रिटेशन की कला थी, लेकिन सिर्फ इंटरप्रिटेशन से इलाज पूरा नहीं होता था। इसलिए अगला कदम ये बना कि पेशेंट खुद अपनी यादों के आधार पर इस इंटरप्रिटेशन की पुष्टि करे।
इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा ध्यान रेसिस्टेंस पर गया, यानी पेशेंट के भीतर वो विरोध जो समझ को स्वीकार नहीं करता। इस चरण में एनालिस्ट का काम था रेसिस्टेंस को, यानी विरोध को जितनी जल्दी हो सके सामने लाना, उसे रोगी के लिए स्पष्ट करना और फिर मानवीय स्तर पर अपने इन्फ्लुएंस के जरिए पेशेंट को उसे छोड़ने के लिए प्रेरित करना। यहीं पर सजेशंस और ट्रांसफरेंसेस अपनी भूमिका निभाते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये बात साफ होने लगी कि अनकॉन्शियस को सिर्फ कॉन्शियस बना देना फिर भी पर्याप्त नहीं है। पेशेंट जो कुछ भी रिप्रेस हुआ है उसे पूरा पूरा याद नहीं कर पाता, खासकर उसके सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सों को। इस कारण वो एनालिस्ट की इंटरप्रिटेशन से पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो पाता। और तब एक अलग चीज़ होती है, पेशेंट रिप्रेस चीज़ों को याद करने के बजाय उन्हें दोहराने लगता है। वो उन्हें वर्तमान में जीने लगता है, जबकि एनालिस्ट यही चाहता है कि वे अतीत में स्मृति बने। ये रिपीटिशन बहुत सटीक होती है और इसका विषय अक्सर एक ही होता है, इन्फेंटाइल सेक्सुअल लाइफ, खासकर ओपेडियस कॉम्प्लेक्स और उससे जुड़ी चीज़ें। ये सब ट्रांसफरेंसेस के भीतर होता है, यानी पेशेंट और एनालिस्ट के रिश्ते के भीतर। जब इलाज इस स्तर पर पहुंचता है तो कहा जा सकता है कि पुरानी न्यूरोसिस अब एक नई ट्रांसफरेंसिस न्यूरोसिस में बदल गई है। एनालिस्ट की एक कोशिश रहती है कि इस नए न्यूरोसिस को जितना हो सके सीमित रखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मेमोरी में जाए और कम से कम चीज़ें रिपीटेशन के रूप में बाहर आए। याद करना और दोहराना, इनका अनुपात हर रोगी में अलग होता है, लेकिन आमतौर पर एनालिस्ट इस चरण को टाल नहीं सकता। उसे रोगी को यानी पेशेंट को अपने पास्ट का एक हिस्सा फिर से जीने देना पड़ता है। साथ ही ये भी ज़रूरी है कि पेशेंट उससे पूरी तरह डूब न जाए। उसे यह पता रहे कि जो कुछ वो अभी अनुभव कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, वह वास्तविक वर्तमान नहीं है। वह भूले हुए अतीत की एक परछाई है। अगर एनालिस्ट ये संतुलन बना लेता है तो लड़ाई जीत ली जाती है। पेशेंट इंटरप्रिटेशन को स्वीकार कर लेता है और इलाज, जो पूरी तरह इस स्वीकृति पर निर्भर करता है, सफल हो जाता है। अगर हम इस कंपल्शन टू रिपीट को सही तरह समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एक गलत धारणा छोड़नी होगी। वह गलत धारणा यह है कि रेसिस्टेंस अनकॉन्शियस की तरफ से आती है। असल में अनकॉन्शियस या कहे रिप्रेस्ड इलाज का कोई विरोध नहीं करता। उसका तो सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, प्रेशर से निकलना, दबाव से निकलना, स्ट्रेस से निकलना, या तो कॉन्शियसनेस में आ जाना या किसी वास्तविक क्रिया में रिहाई पा लेना। रेसिस्टेंट कहीं और से आती है। वह मन के उन्हीं उच्च स्तरों से आती है जिन्होंने रिप्रेशन किया था। लेकिन क्योंकि पेशेंट खुद इन रेसिस्टेंस से शुरुआत में अनजान होता है, इसलिए हमें अपनी भाषा सुधारनी चाहिए। स्थिति को हम तब बेहतर समझते हैं जब हम कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच नहीं, बल्कि ईगो और रिप्रेस के बीच विरोध मानते हैं। ईगो का एक बड़ा हिस्सा खुद भी अनकॉन्शियस होता है और उसका केवल छोटा सा भाग प्री कॉन्शियस होता है। इस दृष्टि से देखने पर हम कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस ईगो से आती है और कंपल्शन टू रिपीट रिप्रेस अनकॉन्शियस से। संभवतः यह कंपल्शन तभी दिखाई देती है जब इलाज रिप्रेशन की पकड़ ढीली कर देता है। ईगो की रेसिस्टेंस असल में प्लेजर प्रिंसिपल के पक्ष में काम करती है। वो उस अनप्लेजर को रोकना चाहती है जो रिप्रेस के बाहर आने से पैदा होगी, जबकि एनालिस्ट की कोशिश इसके ठीक उलट होती है। रियलिटी प्रिंसिपल के सहारे वो उसी अनप्लेजर का रास्ता खोलता है। अब सवाल उठता है, रिप्रेस की ये कंपल्शन टू रिपीट प्लेजर प्रिंसिपल से कैसा संबंध रखती है? जो कुछ भी रोगी दोहराता है वो ईगो के लिए अक्सर अनप्लेजरेबल होता है, लेकिन ये अनप्लेजर प्लेजर प्रिंसिपल के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि एक सिस्टम के लिए तो अनप्लेजर है, दूसरे सिस्टम के लिए
ग्रेटिफिकेशन होता है। लेकिन यहाँ एक नई और चौंकाने वाली बात सामने आती है। कंपल्शन टू रिपीट एक ऐसे अनुभव भी लौटाती है जिनमें जिनमें कभी भी प्लेजर की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। बचपन की सेक्सुअल इच्छाएं अक्सर विफल हो जाती है, वे रियलिटी से टकराती है, शरीर अभी तैयार नहीं होता, और यह सब बहुत पीड़ा के साथ समाप्त होता है। प्यार का खो जाना, असफलता और अपमान, ये सब सेल्फ फीलिंग पर गहरा घाव छोड़ते हैं। यही न्यूरोटिक लोगों में इन्फीरियरिटी फीलिंग की एक बड़ी वजह बनता है। बच्चे का माँ या पिता से घनिष्ठ रिश्ता टूटता है, निराशा से, इंतजार से और भाई बहन के जन्म से। प्यार कम होता जाता है, मांगे बढ़ती जाती है, डांट, सजा और अंत में अस्वीकृति। यही सब न्यूरोटिक पेशेंट ट्रांसफरेंस में फिर से जीते हैं। वे इलाज तोड़ना चाहते हैं, वे रिजेक्शन को फिर जगाते हैं, वे एनालिस्ट को कठोर बनने पर मजबूर करते हैं। और ये सब पहले भी प्लेजर ने नहीं लाया था, अब भी नहीं लाता। फिर भी ये दोहराया जाता है क्योंकि पेशेंट एक कंपल्शन से बंधा होता है। यह पैटर्न हम सामान्य लोगों के जीवन में भी देखते हैं। कुछ लोग हमेशा एक ही तरह की किस्मत दोहराते हैं। हर रिश्ता एक ही तरह खत्म होता है, हर भरोसा धोखे में बदलता है, हर प्रेम एक ही कहानी दोहराता है। ये सब देखकर हम ये मानने को मजबूर होते हैं कि मन में एक ऐसी शक्ति है जो प्लेजर प्रिंसिपल की परवाह नहीं करता, एक कंपल्शन टू रिपीट। और अब यही सवाल हमारे सामने है, ये कंपल्शन आखिर क्या है, ये कहाँ से आती है, और प्लेजर प्रिंसिपल से इसका रिश्ता क्या है। अब जो आगे आने वाला है वह एक तरह का अनुमान है, कई जगह काफी दूर तक जाने वाला अनुमान। कुछ लिसनर्स इसे स्वीकार करेंगे, कुछ नजरअंदाज कर देंगे। ये सब उनके अपने दृष्टिकोण पर डिपेंड करता है। असल में ये सिर्फ एक क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, एक विचार को उसके तर्कसंगत अंत तक पूरा फॉलो करने की कोशिश, ये देखने की इच्छा कि आखिर वो हमें कहाँ ले जाता है। साइको एनालिस्टिक स्पेकुलेशन एक बहुत गहरे अनुभव से शुरू होती है। अनकॉन्शियस प्रक्रियाओं में अध्ययन से, स्टडीज से हमें यह मजबूत आभास मिलता है कि कॉन्शियसनेस मानसिक प्रक्रियाओं का सामान्य गुण नहीं है, वह सिर्फ उनका एक विशेष कार्य है। मेटा साइकोलॉजिकल भाषा में कहे तो कॉन्शियसनेस एक खास सिस्टम की उपज है। फ्रॉइड इसे सीएस सिस्टम कहते हैं। कॉन्शियसनेस का काम मुख्य रूप से दो तरह की चीजें देना है, बाहरी दुनिया से आने वाली एक्साइटेशन की परसेप्शंस और मन के भीतर से उठने वाली प्लेजर और अनप्लेजर की फीलिंग्स। इसलिए पीसीपीटी सीएस सिस्टम की खास जगह मानी जाती है। पीसीपीटी यानी परसेप्चुअल कंसेप्चुअल प्रोसेसिंग थ्योरी और सीएस यानी कंसेप्चुअल सिस्टम। यानी सीधे शब्दों में ये दिमाग के उस सिस्टम को बताने वाला मॉडल है जिसमें हम जो देखते हैं या महसूस करते हैं यानी परसेप्शन, और हम जो सोचते हैं, समझते हैं और अर्थ बनाते हैं यानी कंसेप्ट्स, दोनों मिलाकर काम कैसे करते हैं। यह बाहरी और भीतरी दुनिया के बीच स्थित होता है। एक और यह बाहरी दुनिया की तरफ खुला है, दूसरी ओर ये बाकी मानसिक सिस्टम को अपने भीतर समेटे हुए है। ये कोई नई या साहसिक कल्पना नहीं है। असल में हम यहाँ ब्रेन एनाटॉमी की स्थापित धारणाओं के काफी करीब भी है। ब्रेन एनाटॉमी कॉन्शियसनेस का स्थान सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मानती है, यानी दिमाग के सबसे बाहरी परत। एनाटॉमी ये सवाल नहीं पूछती कि कॉन्शियसनेस दिमाग की सतह पर ही क्यों स्थित है, वह अंदर कहीं सुरक्षित क्यों नहीं रहती है। शायद पीसीपीटीसीएस सिस्टम की हमारी व्याख्या इस सवाल को कुछ हद तक स्पष्ट कर सके। कॉन्शियसनेस इस सिस्टम की इकलौती खासियत नहीं है। साइकोएनालिस्टिक अनुभव हमें यह भी बताता है कि बाकी सभी सिस्टम में एक्साइटेशन प्रोसेसेस स्थायी निशान छोड़ जाते हैं,
यही मेमोरी का आधार बनते हैं। अक्सर ये निशान तभी सबसे मजबूत होते हैं जब वो प्रक्रिया कभी कॉन्शसनेस में आई ही नहीं होती। लेकिन पीसीपीटीसीएस सिस्टम के बारे में ऐसा मानना कठिन है। अगर यह स्थायी मेमोरी ट्रेसेस बनते जो कॉन्शसनेस जल्दी ही नए एक्साइटेशन को स्वीकार करने की क्षमता खो बैठती, और अगर ये ट्रेसेस अनकॉन्शियस होते तो हमें ये समझना पड़ता कि कॉन्शियसनेस वाले सिस्टम में अनकॉन्शियस प्रक्रिया कैसे मौजूद है। ऐसा करने से हम कुछ भी हल नहीं करते। इसलिए ये मानना ज़्यादा उचित लगता है कि एक ही सिस्टम में कोई प्रोसेस एक साथ कॉन्शियस भी नहीं हो सकती और मेमोरी ट्रेस भी नहीं छोड़ सकती। इसका अर्थ ये हुआ, सीएस सिस्टम में एक्साइटेशन कॉन्शियसनेस में तो आती है लेकिन वो कोई स्थायी निशान नहीं छोड़ती। मेमोरी ट्रेसेस उन इनर सिस्टम में बनते हैं जहाँ एक्साइटेशन आगे बढ़ती है। इस विचार के आधार पर फ्रीयर ने 1900 में इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में अपना डायग्राम बनाया था। क्योंकि हम कॉन्शियसनेस की उत्पत्ति के बारे में और कहीं से बहुत कम जानते हैं, इसलिए इस विचार को पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता कि कॉन्शियसनेस मेमोरी ट्रेस की जगह पर पैदा होती है। इस तरह सीएस सिस्टम की एक अलग पहचान बनती है। यह एक्साइटेशन किसी स्थायी परिवर्तन के रूप में नहीं टिकती, वो बस गुजर जाती है, जैसे भाप बनकर उड़ जाती है। ये फीचर सिर्फ इसी सिस्टम में क्यों है? पॉसिबली इसलिए क्योंकि यह सिस्टम बाहरी दुनिया के सबसे करीब है। अब एक उदाहरण सोचिए, एक बहुत सरल जीवन, एक छोटी सी जीवित थैली जिसका पदार्थ हर तरह के स्टिमुलेशन पर यानी उत्तेजना पर प्रतिक्रिया करता है। इस थैली की बाहरी सतह बाहरी दुनिया की ओर है और यही सतह स्टिमुली को ग्रहण करती है। एम्ब्रायोलॉजी भी यही दिखाती है कि नर्वस सिस्टम बाहरी परत से विकसित होता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स असल में उसी शुरुआती सतह का बदला हुआ रूप है। लगातार बाहरी स्टिमुली के प्रभाव से इस तरह की संरचना स्थायी रूप से बदल जाती है, एक खास गहराई तक। नतीजा यह होता है कि सतह पर एक्साइटेशन अंदर की परतों से अलग तरह से काम करती है। धीरे धीरे एक कॉर्टेक्स बनता है जो स्टिमुली को ग्रहण करने में पूरी तरह लड़ जाता है। इतना ढल जाता है कि आगे खुद बदल ही नहीं सकता। अगर हम इसे सीएस सिस्टम पर लागू करें तो अर्थ होगा, इसके एलिमेंट्स अब स्थायी परिवर्तन नहीं झेल सकते, वे पहले से ही पूरी तरह संशोधित हो चुके हैं। लेकिन इसी वजह से वे कॉन्शियसनेस को उत्पन्न कर सकते हैं। यह बदलाव असल में क्या है हम नहीं जानते, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। संभव है कि एक्साइटेशन एक एलिमेंट से दूसरे में जाते समय किसी रेजिस्टेंस को पार करती हो और उसी रेजिस्टेंस को पार करते हुए मेमोरी ट्रेस बनता हो। लेकिन सीएस सिस्टम में शायद ऐसा कोई रेजिस्टेंस बचे ही नहीं। ब्रियर ने एनर्जी के दो रूप बताए थे, एक जो पहले से बंधी हुई है और एक जो स्वतंत्र रूप से बहने को तैयार है। संभव है कि सीएस सिस्टम पहले की तरह एनर्जी रखता ही न हो या सिर्फ फ्री एनर्जी हो। फिलहाल इन बातों को बहुत सामान्य स्तर पर छोड़ देना ही बेहतर है। कम से कम इतना तो साफ होता है कि कॉन्शियसनेस का संबंध सिस्टम की स्थिति और एक्साइटेशन के खास ढंग से है। अब एक और ज़रूरी बात, वो जीवित थैली अगर बिना किसी सुरक्षा के बाहरी दुनिया में हो तो बाहरी एनर्जीज उसे नष्ट कर दे। इसीलिए उसकी बाहरी सतह अपनी जीवित संरचना छोड़ देती है, वह लगभग इनऑर्गेनिक बन जाती है और एक प्रोटेक्टिव बैरियर बन जाती है। यह बैरियर स्टिमुली की पूरी ताकत को अंदर नहीं जाने देता, बस थोड़ा सा हिस्सा। अंदर की परतें इस सुरक्षा के पीछे सुरक्षित रहती है। बाहरी परत खुद मर जाती है लेकिन भीतर को बचा लेती है। जीव के लिए स्टिमुली से बचाव उन्हें ग्रहण करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। हाईली डेवलप्ड जीवों में यह कॉर्टेक्स अब शरीर के अंदर चला गया है, लेकिन कुछ हिस्से अब भी सतह के पास है। यही सेंस ऑर्गन्स है। वे बाहरी दुनिया से बस सैंपल लेते हैं, थोड़ा सा, जैसे जांचने के लिए,
अब एक छोटा सा लेकिन गहरा विषय। कैन ने कहा था कि टाइम और स्पेस मानव सोच के जरूरी रूप है। साइको एनालिसिस हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि यह बात पूरी तरह सही नहीं है। अनकॉन्शियस प्रक्रिया टाइमलेस होती है। उनमें ना क्रम होता है, ना समय का असर। टाइम की हमारी धारणा शायद सीएस सिस्टम के काम करने के ढंग से पैदा होती है। अब फिर से ट्रॉमा पर लौटते हैं। जब बाहरी एक्साइटेशन प्रोटेक्टिव बैरियर्स को तोड़ दे तो हम उसे ट्रॉमेटिक कहते हैं। ऐसे समय प्लेजर प्रिंसिपल काम करना बंद कर देता है। अब लक्ष्य प्लेजर नहीं होता, लक्ष्य होता है एक्साइटेशन पर काबू पाना, उसे साइकिलिकली अपने भीतर समेट लेना, यानी मानसिक रूप से अपने भीतर समेट लेना। शारीरिक दर्द का अनप्लेजर शायद इसलिए होता है क्योंकि बैरियर एक छोटे हिस्से में टूट जाता है। वहीं से एक्साइटेशन का सैलाब अंदर घुस जाता है। मन हर तरफ से एनर्जी इकट्ठा करता है। एक बड़ा काउंटर कैथेक्सिस बनता है। बाकी सिस्टम्स एनर्जी से खाली हो जाते हैं और पूरा मन कुछ समय के लिए जड़ हो जाता है। यही से हमें समझ आता है कि ट्रॉमा क्या करता है। ट्रॉमेटिक न्यूरोसिस असल में प्रोटेक्टिव बैरियर के टूटने का नतीजा है। ड्रीम्स का काम यहाँ बदल जाता है। ये ड्रीम्स विश फुलफिलमेंट नहीं करते, वे ड्रामा पर पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं, डर पैदा करके। डर जो पहले मौजूद नहीं था। इसलिए ड्रीम्स प्लेजर प्रिंसिपल के विरुद्ध नहीं, लेकिन उससे पहले की अवस्था से जुड़े हैं। यही हम पहली बार स्पष्ट रूप से देखते हैं कि मन में कुछ ऐसा है जो प्लेजर प्रिंसिपल से भी ज्यादा मूलभूत है। कंपल्शन टू रिपीट। हम पहले ही देख चुके हैं कि स्टिमुलस को ग्रहण करने वाले कॉर्टिकल लेयर्स के पास भीतर से आने वाले एक्साइटेशन के खिलाफ कोई सुरक्षा नहीं होती। इसका अर्थ यह है कि भीतर से आने वाले स्टिमुली अक्सर ज़्यादा आर्थिक महत्व पा लेते हैं और कई बार ऐसी गड़बड़ियाँ पैदा करते हैं जो ट्रॉमेटिक न्यूरोसिस जैसे होती है। भीतर से आने वाले एक्साइटेशन का सबसे बड़ा स्रोत है ऑर्गेनिज्म की ड्राइव्स वे सारी एनर्जीज है जो शरीर के भीतर से निकलती है और मन तक पहुंचती है। और यही साइकोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे रहस्यमय विषय है। हम शायद बहुत साहसी नहीं हो रहे अगर ये मान ले कि ड्राइव से आने वाली इम्पल्सेस उस तरह की नर्वस प्रोसेसेस का पालन नहीं करते जो पहले से स्थिर और बंधी हुई हो, बल्कि वे उस तरह के प्रोसेस से जुड़े होते हैं जो मुक्त रूप से बहती है और लगातार निकास चाहती है, एग्जिट चाहती है। इन प्रोसेसेस के बारे में हमें सबसे अच्छी जानकारी ड्रीम वर्क से मिलती है। हमने पाया कि अनकॉन्शियस सिस्टम में होने वाली प्रक्रियाएं प्रीकॉन्शियस सिस्टम से पूरी तरह अलग होती है। अनकॉन्शियस में एनर्जी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। वह शिफ्ट होती है, कंप्रेस होती है और मिल जाती है। अगर यही सब प्री कॉन्शियस मटेरियल पर किया जाए तो नतीजे गड़बड़ हो जाते हैं और यही कारण है कि ड्रीम्स इतने अजीब दिखते हैं। मैंने अनकॉन्शियस की इस प्रक्रिया को प्राइमरी प्रोसेस कहा और जागृत जीवन की प्रक्रिया को सेकेंडरी प्रोसेस, क्योंकि ड्राइव्स के इम्पल्सेस अनकॉन्शियस सिस्टम पर काम करते हैं। इसलिए कहना कोई नई बात नहीं कि वे प्राइमरी प्रोसेस का पालन करते हैं। और यहाँ से एक छोटा सा कदम और आगे बढ़ते हुए हम कह सकते हैं प्राइमरी प्रोसेस ब्रियोर की फ्री फ्लोइंग कैथेक्सिस के समान है और सेकेंडरी प्रोसेस उनकी एनेक्स या टॉनिक कैथेक्सिस के समान है। इसका अर्थ ये हुआ साइकिक apparatus के ऊंचे स्तरों का काम है कि वे ड्राइव से आने वाले एक्साइटेशन को अपने भीतर समेट ले। अगर ये एनेक्सेशन नहीं हो पाता, यानी यानी किसी क्षेत्र या हिस्से को जबरदस्ती अपने राज्य या सत्ता में ना लिया जाता, तो एक ऐसी गड़बड़ी पैदा होती है जो ट्रॉमेटिक न्यूरोसिस जैसे होती है। एनेक्सेशन हो जाने के बाद ही प्लेजर प्रिंसिपल या उसका संशोधित रूप
रियलिटी प्रिंसिपल बिना रुकावट काम कर पाता है। इससे पहले साइकिक apparatus का मुख्य काम एक्साइटेशन को काबू में करना होता है। यह काम प्लेजर प्रिंसिपल के खिलाफ नहीं होता, लेकिन उससे स्वतंत्र होता है और कई बार उसकी परवाह भी नहीं करता। अब हम जिस कंपल्शन टू रिपीट की बात कर रहे हैं वो बचपन की शुरुआती गतिविधियों में भी दिखती है और साइकोएनालिस्टिक इलाज में भी। यह स्पष्ट रूप से ड्राइव्स की छाप लिए होती है और जब यह प्लेजर प्रिंसिपल के खिलाफ जाती है तो इसका डियोमेटिक स्वरूप खुलकर सामने आता है। बच्चों के खेल में यह बात आसानी से समझ में आती है। बच्चा दुखद अनुभवों को भी दोहराता है क्योंकि ऐसा करके वो उस अनुभव पर ज्यादा नियंत्रण पा लेता है। पहले वो केवल निष्क्रिय शिकार था, अब वो सक्रिय हो जाता है। हर परसेप्शन उसके नियंत्रण की भावना को बढ़ाती है और सुखद अनुभवों के मामले में भी बच्चा उन्हें बार बार दोहराता है। वह चाहता है कि हर बार अनुभव पहले बार जैसा ही हो। यह आदत बाद में खत्म हो जाती है। एक चुटकुला दूसरी बार हंसी नहीं लाता, एक नाटक दूसरी बार पहला असर नहीं दिखाता, एक वयस्क किसी पसंदीदा किताब को तुरंत दोबारा नहीं पढ़ता। वयस्क के लिए नयापन आनंद की शर्त बन जाता है, लेकिन बच्चा कभी नहीं थकता। वह खेल को फिर से दोहराने को कहता है। कहानी भी वही चाहिए, हर बार बिल्कुल वही। यह प्लेजर प्रिंसिपल का उल्लंघन नहीं हो रहा। रिपीटेशन खुद प्लेजर का स्रोत बन जाती है, लेकिन एनालिसिस में स्थिति बदल जाती है। ट्रांसफरेंस में बचपन की घटनाओं की रिपीटेशन प्लेजर प्रिंसिपल को हर तरह से चुनौती देती है। पेशेंट पूरी तरह बच्चों जैसा व्यवहार करने लगता है। इससे हमें दिखता है कि उसकी रिप्रेस मेमोरीज एनेक्स अवस्था में नहीं है, वे सेकेंडरी प्रोसेसिंग के योग्य नहीं है। यही कारण है कि वे डे रेसिड्यूज से जुड़कर विश फैंटेसीज बना लेती है जो ड्रीम्स में दिखती है। यही कंपल्शन टू रिपीट इलाज के अंत में एक बड़ी बाधा बन जाती है। जब हम रोगी को फिजिशियन से पूरी तरह अलग करना चाहते हैं, जो लोग एनालिसिस से डरते हैं उनका डर भी यही से आता है। वे डरते हैं कि कहीं ये दैवी से लगने वाली कंपल्शन जाग न जाए। अब एक बड़ा सवाल सामने आता है, ड्राइव्स और कंपल्शन टू रिपीट का रिश्ता क्या है? यह हमें लगता है कि हमने ड्राइव्स का एक सार्वभौमिक गुण पकड़ लिया है, शायद सभी जैविक जीवन का भी। एक ड्राइव शायद हर जीवन में ये प्रवृत्ति रखती है कि वो एक पहले की अवस्था को फिर से हासिल करे, एक ऐसी अवस्था जिसे उसे भारी शक्तियों के कारण छोड़ना पड़ा। इसे हम ऑर्गेनिक इलास्टिसिटी कह सकते हैं या जैविक इनर्शिया। यह विचार अजीब लग सकता है क्योंकि हम ड्राइवर्स को हमेशा परिवर्तन और विकास से जोड़ाते हैं, लेकिन अब हम उन्हें रूढ़िवादी कंजर्वेटिव शक्तियों के रूप में देख रहे हैं। फिर भी जानवरों की दुनिया में ऐसा उदाहरण मिलता है जो इस विचार का समर्थन करते हैं। कुछ मछलियां अंडे देने के लिए लंबी यात्राएं करती है। वे उन जल क्षेत्रों में लौटती है जहां उनकी प्रजाति पहले रहती थी। पक्षियों का माइग्रेशन भी इसी तरह समझा जाता है, लेकिन हमें दूर जाने की जरूरत नहीं। एम्ब्रियोलॉजी ही सबसे मजबूत प्रमाण देती है। भ्रूण यानी एम्ब्रायन अपने विकास में अपनी पूरी विकास इतिहास को संक्षेप में दोहराता है। वह सीधे अंतिम रूप तक नहीं जाता। यह यांत्रिक रूप से समझाना कठिन है, इसलिए इतिहास को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी तरह कुछ जीव खोए हुए अंग फिर से बना लेते हैं। अब एक आपत्ति उठ सकती है, क्या ऐसी ड्राइव्स नहीं हो सकती जो नए रूप और प्रगति चाहती हो? हम इस पर बाद में विचार करेंगे। फिलहाल हम इस हाइपोथेसिस को आखिर तक ले चलते हैं कि सभी ड्राइव्स पहले की अवस्था को फिर से पाना चाहती है। अगर ऐसा है तो विकास बाहरी इम्पैक्ट का परिणाम है। ड्राइव सिर्फ इन बदलावों को अपने भीतर समेट लेती है। इस तरह वे परिवर्तन का भ्रम पैदा करती है, जबकि असल में वे पुराने लक्ष्य को नए रास्तों से पाने की कोशिश कर रही होती है। अगर हर जीव आखिरकार मरता है, अगर हर जीव अकार्बनिक अवस्था में लौटता है, तो हमें कहना पड़ेगा जीवन का लक्ष्य मृत्यु है।
निर्जीव जीवित से पहले था। किसी समय निर्जीव पदार्थ में जीवन पैदा हुआ, किसी ऐसी शक्ति से जिसे हम आज भी समझ नहीं पाते। उस समय जो तनाव पैदा हुआ वो संतुलन चाहता था। यही से पहली ड्राइव पैदा हुई, निर्जीव में लौटने की ड्राइव। उस दौर में मृत्यु आसान थी, जीवन छोटा था। बाद में बाहरी परिस्थितियों ने जीवन को लंबे रास्ते लेने पर मजबूर किया। ये घुमावदार रास्ते आज हमें जीवन के रूप में दिखाई देते हैं। अगर फोर्सेस वास्तव में कंजर्वेटिव्स है, तो जीवन और मृत्यु के लक्ष्य को इसी तरह समझा जा सकता है। ये कंक्लूजन असहज लग सकता है, लेकिन अब सेक्सुअल ड्राइव्स को देखें। यह तस्वीर बदल जाती है। सभी जीव विकास की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचे, कई आज भी शुरुआती स्तरों पर है, और उच्च जीवों में भी सभी कोशिकाएं मृत्यु तक नहीं टिकती। जर्म सेल्स अलग हो जाती है और विकास को फिर से शुरू करती है। ये जीवन को एक तरह की अमरता देती है। सेक्सुअल ड्राइव्स इसी प्रक्रिया की रक्षा करती है। वे लाइफ ड्राइव्स है। वे मृत्यु के ड्राइव्स के विरोध में काम करती है। यह एक तनाव पैदा होता है। एक ड्राइव आगे बढ़ती है, दूसरी पीछे लौटती है, और इस संघर्ष से जीवन चलता है। कुछ लोग मानते हैं कि मनुष्य में पूर्णता की ड्राइव होती है। मैं ऐसा नहीं मानता। मानव विकास को दूसरे जीवों से अलग समझने की जरूरत नहीं। जो पूर्णता की चाह दिखती है वह रिप्रेस्ड ड्राइव्स का परिणाम है। रिप्रेस्ड ड्राइव्स कभी शांत नहीं होती। वो पहले के प्लेजर को फिर से पाना चाहती है, लेकिन रास्ता बंद है। इसलिए विकास की ओर बढ़ना पड़ता है, बिना अंत के। इसीलिए मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता, सेटिस्फाइड नहीं होता। यहाँ हम परफेक्शन ड्राइव को छोड़ सकते हैं और उसकी जगह इरोस को रख सकते हैं, जो जीवित पदार्थ को एक साथ बांधता है। अब तक जिन कंक्लूजन्स तक हम पहुंचे हैं, उनसे हम खुद भी पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं है। हमने ईगो ड्राइव्स और सेक्सुअल ड्राइव्स के बीच एक तेज विरोध खड़ा किया है। हमने कहा है, ईगो ड्राइव्स मृत्यु की ओर झुकी होती है, सेक्सुअल ड्राइव्स जीवन को आगे बढ़ाती है। लेकिन इस व्यवस्था में कई सवाल खड़े हो जाते हैं। असल में हमने ड्राइव्स के रिग्रेसिव यानी पीछे लौटने वाले स्वभाव को मुख्य रूप से ईगो ड्राइव्स में ही देखा है। हमारी हाइपोथेसिस के अनुसार जब निर्जीव पदार्थ जीवित बनता है, तभी ईगो ड्राइव्स पैदा होती है और वे फिर से निर्जीव अवस्था में लौटना चाहती है। सेक्सुअल ड्राइव्स के साथ मामला अलग है। वे भी पुरानी अवस्थाओं को दोहराती है, लेकिन उनका लक्ष्य कुछ और है। उनका लक्ष्य है दो अलग अलग जर्म सेल्स का एक दूसरे से मिलना। अगर ये मिलन नहीं होता तो जर्म सेल्स मर जाती है, लेकिन अगर ये मिलन हो जाए तो जीवन आगे बढ़ जाता है। यही एक स्थिति है जहाँ सेक्सुअल फंक्शन जीवन को लंबा कर देती है और उसे एक तरह की अमरता की आभास देती है। लेकिन यहाँ एक कठिन सवाल है, जीवन के इतिहास में कौन सी ऐसी घटना है जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोहरा रही है? प्रोटिस्टा में दो जीवों का आपस में जुड़ना? इसका उत्तर हमें नहीं पता। और सच कहे, अगर हमारी पूरी थ्योरी गलत साबित हो जाए तो हमें काफ़ी राहत मिलेगी। अगर ऐसा हो तो ईगो ड्राइव्स और सेक्सुअल ड्राइव्स का पूरा विरोध ढह जाएगा और कंपल्शन टू रिपीट का महत्व भी खत्म हो जाएगा। इसलिए आइए एक बुनियादी मान्यता पर फिर से नजर डालें। हमने ये मान लिया था कि हर जीव अपने भीतर की वजहों से मरता है। हमने ये बात बिना ज़्यादा सोचे मान ली, शायद इसलिए क्योंकि हम इसके आदी है। हमारे कवि, हमारे नाटककार सब इसी तरह सोचते आए हैं। शायद ये विश्वास हमें सांत्वना देता है। अगर हमें मरना ही है और हम अपने प्रिय लोगों को पहले ही खो चुके हैं, तो हम ये मानना चाहते हैं कि ये प्रकृति का नियम है, कोई टाला जा सकने वाला दुर्घटना नहीं। लेकिन हो सकता है ये भी एक भ्रम हो, एक ऐसा भ्रम जो जीवन का बोझ उठाने में हमारी मदद करता है। आदिम समाजों में नेचुरल डेथ की कोई धारणा नहीं थी। वे हर मृत्यु को किसी दुश्मन या किसी बुरी शक्ति का काम मानते थे। इसलिए
इसलिए अब हम बायोलॉजी की ओर मुड़ते हैं और वहाँ हमें हैरानी होती है। बायोलॉजिस्ट के बीच नेचुरल डेथ पर कोई सहमति नहीं है। जैसे ही वे मृत्यु को छूते हैं, यह धारणा धुंधली हो जाती है। हाँ, उच्च जीवों में औसत आयु होती है, लेकिन कुछ बड़े जानवर और विशाल पेड़ बहुत लंबा जीवन पाते हैं, इतना लंबा कि हम गिन भी नहीं सकते। विल्हेल्म फ्लिसिस ने एक भव्य सिद्धांत दिया। उनके अनुसार जीवन की सारी घटनाएं समय के एक निश्चित चक्र से बंधी होती है, लेकिन पौधों में बाहरी परिस्थितियां इन चक्रों को आसानी से बदल देती है। इससे उस थ्योरी पर संदेह होता है। अब ऑगस्ट विस्मैन की बात करें। उन्होंने जीवित पदार्थ को दो हिस्सों में बांटा, एक जो मरता है, सोमा, और दूसरा जो अमर है, जर्म सेल्स। जर्म सेल्स नए जीवन बना सकती है, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से अमर है। यह बात हमें अजीब तरह से परिचित लगती है। हमने भी कुछ ऐसा ही कहा था, लेकिन हमने पदार्थ की जगह फोर्सेस पर ध्यान दिया। हमने कहा कुछ ड्राइव्स मृत्यु की ओर ले जाती है, कुछ जीवन को नया करती है। यह विस्मैन की थ्योरी का डायनामिक रूप लगता है, लेकिन जैसे ही हम मृत्यु पर उसका दृष्टिकोण देखते हैं, समानता टूट जाती है। विस्मैन के अनुसार यूनिसेल्युलर जीव अमर होते हैं। मृत्यु केवल मल्टीसेल्युलर जीव में आती है, और वो भी फंक्शनल कारणों से, जीवन का मूल गुण नहीं। अगर ऐसा है तो डेथ ड्राइव शुरुआत से मौजूद नहीं हो सकती। यह दृष्टिकोण लोगों को ज़्यादा सहज लगता है, लेकिन यह हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं देता। प्रोटोज़ा पर प्रयोग हुए। वुडरफ ने हजारों पीढ़ियां देखी और कोई बूढ़ा होने का चिन्ह नहीं पाया, लेकिन अन्य साइंटिस्ट ने विपरीत नतीजे पाए। उन्होंने देखा कि प्रोटोजोआ भी कमजोर होते हैं, यानी सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और मर जाते हैं। फर्क ये निकला, वुडरफ हर पीढ़ी को ताजे दरों में रखता था। जब ऐसा नहीं किया गया तो बुढ़ापा दिखाई दिया। इससे एक बात साफ हुई, प्रोटोजोआ अपने ही मेटाबॉलिक वेस्ट से मरते हैं। शायद उच्च जीव भी इसी तरह से मरते हैं। यह सब पूरी तरह निर्णायक नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, बायोलॉजी डेथ ड्राइव्स को पूरी तरह नकार नहीं पाती, इसलिए हम उन्हें पूरी तरह छोड़ नहीं सकते। अब एक बार फिर लाइफ ड्राइव्स और डेथ ड्राइव्स के द्वंद्व पर लौटते हैं। इवाल्ड हेयरिंग ने कहा था, जीवन में दो प्रक्रिया चलती है, एक जो जोड़ती है, दूसरी जो तोड़ती है। इसे हम लाइफ ड्राइव्स और डेथ ड्राइव्स के रूप में देख सकते हैं। यह हम अनजाने में शोपेनहावर के काफी करीब पहुंच जाते हैं, जहां मृत्यु जीवन का लक्ष्य है और सेक्सुअल ड्राइव्स जीवन की इच्छा। अब एक आखिरी कदम आगे बढ़े। कई कोशिकाओं का एक साथ जुड़ना जीवन को लंबा करता है। कोशिकाएं एक दूसरे को जीवित रखती है। कुछ कोशिकाएं मर जाती है, लेकिन पूरा जीव बच जाता है। यह लिबिडो थ्योरी को कोशिकाओं पर लागू किया जा सकता है। लाइफ ड्राइव्स दूसरी कोशिकाओं को ऑब्जेक्ट बनाती है और उनकी डेथ ड्राइव्स को निष्क्रिय करती है। जर्म सेल्स पूरी तरह नार्सिसिस्टिक्स होती है, वे अपने लिबिडो खुद ही रखती है। यही उन्हें नया जीवन शुरू करने में शक्ति देता है। शायद मैलिग्नेंट सेल्स भी इसी तरह नार्सिसिस्टिक्स होते हैं। अब हम लिबिडो थ्योरी के विकास को पीछे मुड़कर देखते हैं। शुरुआत में हमने सेक्सुअल ड्राइव्स और ईगो ड्राइव्स में भेद किया, फिर नार्सिसिज्म सामने आया। ईगो लिबिडो का पहला घर निकला। इसमें पुराना विभाजन टूट गया, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट का सिद्धांत अब भी बना रहा। अब हम लाइफ ड्राइव्स और डेथ ड्राइव्स की बात करते हैं। यह थियरी ड्युअलिस्टिक है। जंग की थियरी मोनिस्टिक है। हम उससे सहमत नहीं है। हम मानते हैं कि ईगो में लिबिडिनियल के अलावा और भी ड्राइव्स है, लेकिन हम उन्हें अभी साबित नहीं कर सकते। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर भी हम मानते हैं कि वे मौजूद है। अब एक नया रास्ता खुलता है, लव और हेट। क्या सैडिज्म डेथ ड्राइव्स हो सकता है, जो ईगो से बाहर धकेल दिया गया हो और सेक्सुअलिटी के साथ जुड़ गया हो? अगर ऐसा है तो
मैसोचिज्म उसका उल्टा रूप है। यह विचार नया नहीं है, बस अब इसे एक नए संदर्भ में देख रहे हैं। सेक्सुअल यूनियन जीवन को नया करती है क्योंकि नई स्टिमुलेशन लाती है। जीवन अपने भीतर टेंशन घटाना चाहता है, लेकिन सेक्सुअलिटी नया टेंशन पैदा करती है। यही जीवन को चलाए रखता है। अब एक आखिरी कठिनाई बचती है। सेक्सुअल ड्राइव में कंपल्शन टू रिपीट साफ क्यों नहीं दिखती? एम्ब्रोलॉजी में दोहराव है, लेकिन सेक्सुअलिटी का सार मिलन है। यही जीवन को अमर बनाता है। इसलिए हमें सेक्सुअल ड्राइव्स की उत्पत्ति समझनी होगी, लेकिन ये काम अभी संभव नहीं। यह एक मिथक आता है, प्लेटो का मिथक, जहाँ मनुष्य पहले एक था, फिर दो हिस्सों में काट दिया गया और अब हर हिस्सा दूसरे को ढूंढता है। शायद सेक्सुअल ड्राइव इसी टूटने की याद है, लेकिन यही हमें रुकना चाहिए। अब आखिरी बात, मैं इन हाइपोथेसिस से पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूँ और मैं दूसरों को मनाने की कोशिश भी नहीं कर रहा। मैं सिर्फ एक विचार को उसके अंत तक ले गया हूँ, वैज्ञानिक जिज्ञासा से। यह थ्योरी अस्थायी है, यह सही भी हो सकती है और पूरी तरह गलत भी। ऐसे काम में हमें ठंडे दिमाग से अपने विचारों को देखना चाहिए और दूसरों के विचारों को भी कसौटी पर परखना चाहिए। जैसे जीवन ड्राइव्स और मृत्यु ड्राइव्स पर हमने जो भी अनुमान लगाया है, उनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती, इस बात से कि उनमें कई अजीब और पकड़ में न आने वाली प्रक्रियाएं शामिल है। जैसे एक ड्राइव का दूसरी ड्राइव द्वारा हटा दिया जाना, या किसी ड्राइव का ईगो से हटकर ऑब्जेक्ट की ओर मुड़ जाना। ये सब बातें असल में इसलिए पैदा होती है क्योंकि हमें मजबूरी में वैज्ञानिक भाषा का सहारा लेना पड़ता है, यानी साइकोलॉजी की विशेष भाषा, या कहे तो डेप्थ साइकोलॉजी की भाषा। अगर हम इन भाषाओं का इस्तेमाल ही न करें तो हम इन प्रोसेसेस को बता ही नहीं पाएंगे, बल्कि शायद हमें यह एहसास भी नहीं होता कि ऐसी प्रोसेसेस मौजूद है। पॉसिबल है हमारी पूरी डेफिनेशन की कमजोरियाँ अपने आप खत्म हो जाए अगर हम साइकोलॉजिस्ट के शब्दों की जगह साइकोलॉजी या केमिस्ट्री की भाषा इस्तेमाल कर पाते। यह सच है कि यह भाषाएं भी पूरी तरह एक्यूरेट नहीं है, वे भी एक तरह की रूपात्मक ही भाषा है, लेकिन वे शायद ज़्यादा सरल है और हम उन्हें काफ़ी लंबे समय से जानते आए हैं। दूसरी ओर हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारे इन अनुमानों की अनिश्चितता और बढ़ जाती है जब हम बार बार बायोलॉजी से उदाहरण लेते हैं। बायोलॉजी असल में अनंत स्वभावों का क्षेत्र है। वहाँ से हमें अत्यंत चौंकाने वाली जानकारियाँ मिल सकती है और हम यह भी नहीं जान सकते कि आने वाले कुछ डिकेड्स में हमारे सवालों के क्या जवाब देंगे। हो सकता है वे जवाब हमारी बड़ी मेहनत से बनाई गई पूरी थ्योरी को पूरी तरह गिरा दे। अगर ऐसा हो तो कोई पूछ सकता है, तो फिर ऐसे लेख लिखने का क्या फ़ायदा और उन्हें पब्लिश करने की ज़रूरत ही क्या? इस सवाल का मेरा जवाब सीधा है, मुझे बस ये स्वीकार करना होगा कि इनमें जो कुछ समानताएं, संबंध और जोड़ दिखाई देते हैं, वे मुझे ध्यान देने योग्य लगे। बस इसी कारण से मैंने इन्हें लिखा। अगर सच में ड्राइव्स की एक सार्वभौमिक विशेषता यह है कि किसी पहले की अवस्था को फिर से पाना चाहती है, तो हमें हैरान नहीं होना चाहिए कि मन में कई प्रक्रियाएं प्लेजर प्रिंसिपल से काफ़ी हद तक स्वतंत्र रूप से चलती है। ये गुण हर पार्शियल ड्राइव में अपने आप चला जाता है और ऐसी ड्राइव्स के मामले में इसका अर्थ होता है विकास की किसी पहले की अवस्था को दोबारा हासिल करने की कोशिश। लेकिन अगर प्लेजर प्रिंसिपल अब तक इन प्रक्रियाओं पर पूरा नियंत्रण नहीं रखता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वे उसके विरोध में है। असल में ड्राइव्स के रिपीटेशन, प्रक्रियाओं और प्लेजर प्रिंसिपल के प्रभुत्व के बीच संबंध क्या है, यह सवाल अब भी पूरी तरह हल नहीं हुआ। हम देख चुके हैं कि साइकिक apparatus का सबसे शुरुआती और सबसे ज़रूरी काम है नए आने वाले ड्राइव इम्पल्सेस को अपने भीतर एनेक्स करना, यानी उनमें चल रहे प्राइमरी प्रोसेस को सेकेंडरी प्रोसेस से बदल देना और उनकी मुक्त रूप से बहती हुई
कैथेक्टिक एनर्जी को ज़्यादातर शांत और स्थिर एनेटॉनिक कैथेक्सिस में बदल देना। जब यह परिवर्तन हो रहा होता है तो उत्पन्न होने वाली अनप्लेजर पर ध्यान नहीं दिया जा सकता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि प्लेजर प्रिंसिपल रद्द हो गया। इसके उलट यह परिवर्तन प्लेजर प्रिंसिपल की ओर से ही होता है। एनेक्सेशन एक तैयारी का काम है। यह प्लेजर प्रिंसिपल के आने का संकेत भी देता है और उसके प्रभुत्व को सुनिश्चित भी करता है। अब हमें फंक्शन और टेंडेंसीज के बीच स्पष्ट अंतर करना चाहिए। प्लेजर प्रिंसिपल को हम एक टेंडेंसी के रूप में देख सकते हैं, एक ऐसी टेंडेंसी जो एक विशेष फंक्शन की सेवा करती है और उस फंक्शन की जिम्मेदारी है या तो साइकिक apparatus को पूरी तरह एक्साइटेशन से मुक्त करना, या एक्साइटेशन की मात्रा को स्थिर बनाए रखना, या उसे सबसे कम स्तर पर रखना। हम अभी निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि इनमें से कौन सा सही है, लेकिन इतना साफ है कि यह फंक्शन जीवित पदार्थ की एक बहुत गहरी प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है, निर्जीव और शांत अवस्था में वापस लौटने की प्रवृत्ति। हम सब ने अनुभव किया है कि सबसे तीव्र सुख यानी सेक्सुअल एक्ट का सुख उस पल के साथ आता है जब वह तीव्र एक्साइटेशन क्षण भर के लिए गायब हो जाती है। इस दृष्टि से देखें तो ड्राइव इम्पल्स का एनेक्सेशन एक तैयारी का काम है ताकि एक्साइटेशन अंततः रिलीज के सुख में पूरी तरह खुल सके। अब एक और सवाल उठता है, क्या प्लेजर और अनप्लेजर की अनुभूति एनेक्स एक्साइटेशन से भी आती है और नॉन एनेक्स एक्साइटेशन से भी? यह बात लगभग निश्चित लगती है कि नॉन एनेक्स प्राइमरी प्रोसेस कहीं ज़्यादा तीव्र प्लेजर और अनप्लेजर पैदा करते हैं बनाम एनेक्स सेकेंडरी प्रोसेस के। प्राइमरी प्रोसेसेस सबसे पहले आते हैं। वे मन के जीवन की शुरुआत में इकलौते सक्रिय प्रोसेसेस होते हैं, इसलिए हम ये मान सकते हैं अगर प्लेजर प्रिंसिपल इन शुरुआती प्रोसेस में पहले से सक्रिय न होता तो बाद की अवस्थाओं में वो कभी स्थापित ही नहीं हो पाता। इससे हम एक थोड़ा सा उलझा हुआ लेकिन ज़रूरी निष्कर्ष निकालते हैं। मन के जीवन की शुरुआत में प्लेजर पाने की कोशिश काफ़ी ज़्यादा तीव्र होती है, लेकिन उसे बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ता है। बाद में जब मन ज़्यादा विकसित हो जाता है तो प्लेजर प्रिंसिपल का नियंत्रण काफ़ी मजबूत हो जाता है, लेकिन प्लेजर प्रिंसिपल भी पूरी तरह अछूता नहीं रहता। वो भी अन्य ड्राइव्स की तरह संयमित और नियंत्रित हो जाता है। किसी भी स्थिति में एक्साइटेशन की एक विशेषता जो प्लेजर और अनप्लेजर पैदा करती है प्राइमरी प्रोसेस में भी मौजूद होती है और सेकेंडरी प्रोसेस में भी। यही से आगे की शोध की शुरुआत हो सकती है। हमारी चेतना हमें सिर्फ प्लेजर और अनप्लेजर ही नहीं बल्कि एक अजीब सी टेंशन की अनुभूति भी देती है, और ये टेंशन भी कभी सुखद होती है कभी दुखद भी। तो क्या हम इस आधार पर एनेक्स्ड और नॉन एनेक्स एनर्जी प्रोसेसेस में फर्क करें? क्या टेंशन की अनुभूति कुल कैथेक्सिस की मात्रा से जुड़ी है और प्लेजर या अनप्लेजर उस मात्रा में एक निश्चित समय के भीतर हुए बदलाव से? एक और बात भी ध्यान खींचती है, लाइफ ड्राइव्स हमारी इनर परसेप्शन से काफ़ी ज़्यादा जुड़ी होती है। वे लगातार टेंशन पैदा करती रहती है, और जब वो टेंशन सुलझती है तो हमें प्लेजर महसूस होता है। डेथ ड्राइव्स इसके उलट चुपचाप काम करती है। वे बिना शोर मचाए अपना असर दिखाती है। ऐसा लगता है मानो प्लेजर प्रिंसिपल डेथ ड्राइव की सेवा कर रही हो, लेकिन वो बाहरी स्टिमुलेशन पर भी नज़र रखता है, खासकर उन स्टिमुलेशन पर जो भीतर से आती हुई एक्साइटेशन को बढ़ाकर जीवन को कठिन बना देती है। इन सब बातों से और भी असंख्य सवाल पैदा होते हैं जिनके अभी हमारे पास कोई उत्तर नहीं। हमें धैर्य रखना होगा, नई तरीकों नई संभावनाओं का इंतज़ार करना होगा, और अगर कोई रास्ता कहीं नहीं ले जा रहा तो हमें उसे छोड़ने के लिए भी तैयार रहना होगा, भले ही हम उस पर काफ़ी दूर तक चल चुके हो। केवल वही लोग इससे नाराज़ होंगे जो विज्ञान से ये उम्मीद करते हैं कि वो उनके छोड़े हुए धार्मिक ग्रंथों की जगह ले ले। बाकी लोगों के लिए हम वैज्ञानिक ज्ञान की धीमी गति से
सांत्वना ले सकते हैं। एक कवि के शब्दों से, जो उड़कर नहीं पाया जा सकता उसे लंगड़ा कर पाया जाता है, और शास्त्र भी यही कहता है, लंगड़ाना कोई पाप नहीं है। अब आप बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल के अंत तक पहुंच चुके हैं। इस पुस्तक के साथ फ्रॉयड हमें कोई निष्कर्ष थमा कर नहीं चाहते। वे हमें कोई आसान समाधान नहीं देते। वे बस हमारे सामने एक ऐसे सच रख देते हैं कि मानव मन सिर्फ प्लेजर प्रिंसिपल से नहीं चलता, कि हमारे भीतर ऐसी प्रवृत्तियां भी काम करती है जो सुख नहीं बल्कि रेपिटेशन चाहती है। फ्रॉयड इसे कहते हैं कंपल्शन टू रिपीट, वही दोहराव जो हमें पुराने ख्वाबों की ओर लौटाता है, वही रास्ते दोबारा चलने पर मजबूर करता है जो पहले भी हमें खुद दे चुके हैं। यहीं पर फ्रॉयड एक और कठिन विचार सामने रखते हैं, लाइफ ड्राइव्स जो जीवन को बनाए रखती है, और उनके साथ साथ डेथ ड्राइव्स, एक ऐसी प्रवृत्ति जो जीवन को खत्म करने की इच्छा नहीं बल्कि एक शांत पुरानी अवस्था की ओर लौटने की खिंचाव है। यह मृत्यु की लालसा नहीं, ये विनाश की चाह नहीं, ये तनाव से मुक्ति की अंतिम कोशिश है। प्लेजर प्रिंसिपल इस टेंशन को घटाने की कोशिश करता है, लेकिन डेथ ड्राइव उस टेंशन को पूरी तरह समाप्त करना चाहता है। यही कारण है कि मनुष्य कभी कभी चलता रहता है, भले ही सुख पीछे छूट चुका हो। यही कारण है कि हम रुकते नहीं, भले ही हमें पता हो कि यह रास्ता हमें कहीं सुरक्षित नहीं ले जा रहा। जिस तरह उस पेंगुइन की चाल में लोगों ने अपने ही सवाल देख लिया, वैसे ही इस पुस्तक में हम खुद को पहचानते हैं, क्योंकि ये किताब पेंगुइन के बारे में नहीं है, ये पशुओं के बारे में नहीं है, ये मनुष्य के मन के बारे में है। फ्रॉयड स्वयं स्वीकार करते हैं कि डेथ ड्राइव एक हाइपोथेसिस है। यह विचार बदल सकता है, टूट सकता है या गलत साबित हो सकता है, लेकिन इसे सोचने की कोशिश करना जरूरी था, क्योंकि विज्ञान का काम सिर्फ दिलासा देना नहीं होता, वो उन सवालों तक जाना होता है जहां जवाब अभी अधूरे हैं, और कभी कभी वहां रुक जाना होता है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपको यह महसूस कराया हो कि मन के भीतर कुछ ऐसा है जो सुख से आगे भी चलता है, तो फ्रॉयड की यह यात्रा व्यर्थ नहीं गई। आप सुन रहे थे थॉट लिटरेचर। मैं हूं प्रशांत। मिलते हैं अगले किसी नई किताब में। सुनने के लिए धन्यवाद।